आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी। ईईजी ब्रेन के लिए करते हैं। ईईजी किसके लिए करते हैं? ब्रेन के लिए। जबकि ईसीजी किसके लिए करते हैं? हार्ट के लिए। हार्ट के लिए क्या करते हैं? ईसीजी। और ईईजी किसके लिए करते हैं? ब्रेन के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये होता है ब्रेन के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब हार्ट के लिए। अगर इंसेफ्लो वर्ड आ जाए तो ब्रेन, अगर कार्डियो वर्ड आ जाए तो हार्ट। बताओ, ईईजी स्टैंड्स फॉर ब्रेन व्हाइल ईसीजी स्टैंड्स फॉर हार्ट। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईसीजी। चलिए इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो, एक ये मशीन टाइप की होती है, एक मशीन होती है और उस मशीन में आपने ऐसे ऐसे लाइनें देखी होंगी। बोलो। हाँ, टीवी में दिखाया जाता है कि इस तरह की लाइनिंग है। देखो होता क्या है, हाँ ऐसे होता क्या है, जैसे टीवी में स्पेशली सीरियल में सास भी कभी बहू थी, उसमें जरूर दिखाते हैं प्रेरणा और जो भी होगा, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो भी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें होता क्या है, पता लगा एक की तो पर 5-5 शादी होती है उसमें, देखा होगा। और जो जो शादी भी होती है उसमें बड़ा सस्पेंस डाल के छोड़ देते हैं। मतलब होता क्या है, बंदा क्या नाम है, मर मर के जिंदा हो जाता है। तो होता क्या, बंदा हॉस्पिटलाइज है और ऐसे ऐसे उसकी लाइन चल रही है और प्रेरणा चली जाती है लंदन। लंदन से नीचे वो लोग जाते नहीं है ना। उनके पास काम धाम कोई नहीं रहता है, दिन भर वही दिखाते हैं, बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं रहता है, पैसा बहुत रहता है अकूत। तो होता क्या है, उनकी वाइफें परपंच किया करती हैं बैठ के, है ना, परपंच जानते हो ना। तो अब अब सुनो, प्रेरणा नाराज होकर जा रही लंदन राहुल को छोड़ के। प्रेरणा राहुल को छोड़ के लंदन जा रही है, राहुल को हार्ट अटैक आता है, राहुल एडमिट हो जाता है। और राहुल जब एडमिट होता है तो उसकी लाइफलाइन दिखाई जाती है ऐसी 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 ऐसी, और एकदम से क्या नाम है, एकदम से बिल्कुल सीधी हो जाती है और एकदम खत्म। उधर प्रेरणा को इधर से फोन जाता है कि ऐसा है, राहुल खत्म हो गया। तो वो तुरंत वहीं से फ्लाइट पकड़ती नहीं है, वापस आ जाती है। उसके लिए फ्लाइट भी रुक जाती है, स्पेशली प्रधानमंत्री के लिए फ्लाइट नहीं रुकेगी, प्रेरणा के लिए रुक जाएगी। प्रेरणा उतरती है, वापस आती है चिल्लाते हुए, राहुल क्या हुआ, राहुल तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पता लगा राहुल की छाती में 2-3 बार ऐसे ऐसे किया और ये धड़कन फिर से ऐसे हो गई, लाइन फिर चलने लगी, लाइन फिर से चलने लगी। मतलब डॉक्टर साहब भी आश्चर्यचकित, साला हमने ऐसा किया था जो हम नहीं सही कर पाए, प्रेरणा ने सही कर दिया। अगली बार प्रेरणा तुमको ही बुलाएंगे इलाज करने के लिए, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो। सही है कि नहीं? और राहुल जिंदा हो गया। फिर प्रेरणा कहती है अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आई लव यू। राहुल कहता है चलो तुम्हें पता तो चला कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए चूर चूर हो गया, तुम आके तुमने जोड़ दिया फिर से, है ना। तो अल्टीमेट क्या सीखे, अल्टीमेट ये सीखे, जो मशीन थी ना, जो प्रेरणा और राहुल के बीच कनेक्शन बना रही थी, यही मशीन है क्या? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम ग्राफ है। ये जो लाइनें चल रही है ना, इसका नाम ग्राम है, ग्राम। ये ग्राम है, ग्राम। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियो। हाँ तो ध्यान दो, इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम ग्राफ है, यानी ईसीजी, जो अभी आपने हेडिंग डाली। लेकिन इसमें जो लाइनें चल रही है ना, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोकार्डियो। आप फालतू में नीड दे रहे हो, प्रेरणा को बुला लो, आपका धंधा चमक जाएगा। आप खाली हॉस्पिटल खोलो। हमारे यहाँ तो पता है ऐसा होता है, बताया नहीं था आपको, एक बार एक ट्रेन में एक हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं, और ट्रेन में जब हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं तो वो बोलते क्या हुआ बाबू। तो लड़के ने लड़की से पूछा क्या हुआ बाबू, तो बाबू ने बोला मेरे थल में दर्द हो रहा है। तो बाबू ने तुरंत चूमा, तुरंत बोली अरे मेरा सर दर्द सही हो गया। तो बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे, बाबा जी ने कहा क्या बाबा सिर का भी इलाज करते हो क्या, है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ग्राफ है भाई साहब, ये ग्राफ है, ग्राफ। तो एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दोनों में अंतर है।
जो ये लाइनें मिल रही हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज नेम ऑफ मशीन एंड दिस इज ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, आपके हार्ट की जो सिचुएशन है, आपके हार्ट में बहुत सारा इंपल्स है, आपका हार्ट किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, इसका ये पूरी जानकारी देती है। यानी it gives the potential, it gives the action potential। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, काम करने की विधि। इट गिव्स द एक्शन पोटेंशियल अबाउट, एक्शन पोटेंशियल को ही बोल सकते हैं कार्डियक एक्टिविटी। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट एक्टिविटी, हार्ट और कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट और कार्डियक एक्टिविटी। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट और कार्डियक एक्टिविटी। और हार्ट या कार्डियक एक्टिविटी को हम ये भी बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप बताओ हार्ट का कौन सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले हार्ट का कौन सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपने बताया सर ये होता है, ये वाला हिस्सा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ऑर्किल। और दोनों ऑर्किल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट ऑर्किल हो, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी सबसे पहले होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल को ही बोलते हैं ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं द एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑरिकुल, एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑरिकिल, इसी को बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब जब भी कहीं पे कोई काम होगा तो उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑरिकिल। यानी तीन नाम है, या तो ऑरिकुलर सिस्टोल बोलिए, या ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, या तो बोलिए एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑरिकिल। ठीक है ना। इस समय आपको जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार का मिलेगा, इसको बोलते हैं पी, पी, पी मिलेगा। कौन सी वेव मिलेगी, पी वेव। बताओ पी वेव किस चीज को, पी वेव किस चीज को दर्शाती है, ऑरिकुलर सिस्टोल को। पी वेव किस चीज को दर्शाती है, ऑरिकुलर सिस्टोल को। क्लियर है ना, तो नोट करिए, पहले पी मिला आपको, जल्दी से। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और आपके पास जो ग्राफ है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये आपको हार्ट या कार्डियक एक्टिविटी की संपूर्ण जानकारी देता है। और आरिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन ये आपको जानकारी दे रहा है एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑर्किल का, एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑर्किल। इस समय आपको जो जानकारी मिली उसका नाम था पी वेव, पी वेव। इस समय आपको जो इंफॉर्मेशन मिली उसका नाम था पी वेव। सबसे पहले आर्टिकुलर सिस्टोल की जानकारी हमें मिलती है, और जिस वेव से मिलती है उसे पी वेव कहते हैं। इसी को ऑरिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल को एक और नाम देते हैं, पता है क्या, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी ने इसे डीपोलराइजेशन भी कहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल। एक्शन पोटेंशियल को ही डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल भी कहते हैं।
एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल, तो ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। ऑरिकुलर सिस्टोल का दूसरा नाम ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या तीसरा नाम डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल, या चौथा नाम एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑर्किल। एक्शन पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, जो आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, इसके बाद 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां का ब्लड जब यहां आ गया तो किसकी बारी? और वेंट्रिकल की बारी। अब वेंट्रिकल के सिकुड़ने की बारी आई, तो अब मिलेगा आपको पी क्यू आर एस वेव। अब आपको मिलेगा क्यू आर एस वेव। अब देखो यहां पर सेकेंड स्टेप में जब यहां का ब्लड यहां आ गया, तो अब इसकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और आपको बताया था ये कैसा होता है, रिलैक्स। यानी अब जो स्टेप हो रहा है उसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और सिस्टोल को ही क्या बोलते हैं बार बार? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का दूसरा नाम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, जरा चेक करो, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल, या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है। एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को ही बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इस समय अपने को मिलेगा, पी मिल चुका था, पी मिल चुका था, आपको पता है। अब क्या होगा, अब आपको मिलेगा क्यू आर एस। ये आपको एक्स्ट्रा मिला, ये पी था, अब आपको मिला क्यू आर एस। ये आपको मिला क्यू आर एस। क्यू आर एस ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला हिस्सा आपको मिला, ये वाला हिस्सा जो है यही कहलाता है क्या, यही शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कर रहा है क्यूआरएस। अच्छा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो साथ ही साथ और क्या हो जाता है, आरिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय यहीं पे याद दिला देते हैं, यहीं पे हो रहा है ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही क्या हो रहा है, ऑरिकल का डायस्टोल। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो साथ ही एक और घटना हो रही है, आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, रिलैक्सेशन ऑफ ऑर्किल। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम अब फैल रहा है, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अब सिकुड़ रहा है, और आपको मिला अब क्यूआरएस। जबकि जब ये सिकुड़ रहा था तो आपको मिला था पी। अब देखो, जो चीज सिकुड़ चुका है वो फैलेगा भी तो वापस भी तो आएगा, है ना, वो वापस भी तो आएगा। यानी अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको, ये तो पहले ही रिलैक्स हो रहा था, ये तो पहले ही रिलैक्स हो रहा था, अब देखो अब ये भी रिलैक्स हो जाएगा, ये भी रिलैक्स होना चालू हो गया। यानी अब आपको मिलेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आपको मिलेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा रिलैक्सेशन, यानी वेंट्रिकल अब रिलैक्स होंगे। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल की जगह अब आप कर दो क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का उल्टा क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन का उल्टा क्या पढ़ोगे, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन हो गया, किसका रीपोलराइजेशन हो गया, ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो गया। यानी वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का हो रहा है डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, यानी एक्शन की जगह अब रेस्टिंग हो रही है। रेस्टिंग का मतलब होता है चीजें वापस अपने हालत में जा रही हैं,
फैला था तो काम किया और वापस गया तो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अच्छा, और डीपोलराइजेशन का उल्टा रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का उल्टा रीपोलराइजेशन, जैसे डिहाइड्रेशन का उल्टा रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का उल्टा रिहाइड्रेशन, वैसे डीपोलराइजेशन का उल्टा रीपोलराइजेशन। तो ये घटना यहाँ पे होने लगी। इससे हमको कुछ इस तरीके का कर्व मिला। पी अपने को पहले ही मिल चुका था, क्यू आर एस इधर बना देते हैं, पी पहले ही मिल चुका था, ठीक है, पर पी मिलने के बाद अपने को क्यू आर एस मिला। अब आपको मिलेगा क्या, देखो ये पी मिल चुका था, ये क्यू, ये आर, और ये ऊपर कर लें थोड़ा, क्यू आर एस मिल चुका था। अब आपको मिला टी वेव। अब आपको कौन सा वेव मिला, टी वेव। यानी अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपको ये नई चीज ये मिली, टी वेव। तो टी वेव क्या शो करती है, टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से आपको एक ईसीजी में आपको पी क्यू आर एस टी वेव मिलती है। यानी एक ईसीजी में तीन पॉजिटिव वेव मिली और दो निगेटिव वेव मिली, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम मान ले 0 मिली वोल्ट, यहां 0 मिली वोल्ट मान लो, रुक जाना, इस जगह पे जो मिली वोल्ट करंट होती है वो 0 मिली वोल्ट होती है। इस तरफ ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव मिली वोल्ट होती है, ठीक है ना। आप नीचे आओगे, जैसे यहां आ रहे हो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ निगेटिव है, निगेटिव मिली वोल्ट। तो आप बताओ कौन कौन सी वेव्स पॉजिटिव हैं, ऊपर वाली पी क्यू और टी। अच्छा, जबकि क्यू और नहीं, पी आर और टी, जबकि कौन कौन से निगेटिव है, क्यू और एस। क्यू और एस निगेटिव होती है, नोट करिए फिर दिखाते हैं। यहाँ पे 0 मिली वोल्ट ऐसे, यहाँ ऊपर वाली पॉजिटिव, ये निगेटिव वाली, निगेटिव मिली वोल्ट। निगेटिव मिली वोल्ट। इस तरीके से आपको 5 वेव मिल जाती है। कितनी वेव मिली, 5। पी क्यू आर एस और टी। सबसे पहले आरिकुलर सिस्टोल तो आपको मिला पी, फिर मिला वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो आपको मिला क्यू आर एस, फिर मिला वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो आपको मिला टी। इस तरीके से 5 वेव मिल जाती है हमें। तो यानी क्या, हमको टोटल कितनी वेव मिल गई, हमको मिली 5 वेव मिली। पी क्यू आर एस और टी वेव। मैंने बताया था इसमें से ये आपका एक कंप्लीट ईसीजी है, ये एक कंप्लीट ईसीजी है, वन कंप्लीट ईसीजी। ये ईसीजी एक कंप्लीट ईसीजी को शो कर रहा है। बार बार फिर वही रिपीट होगा, बाद में फिर वही रिपीट होगा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पी आर और टी कैसी वेव है, पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव वेव है। जबकि आपकी जो एस क्यू और एस है ये कैसी है, निगेटिव वेव, निगेटिव वेव है। अच्छा, जो मैंने ईसीजी बनाया है ये है स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड
ये है स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी में हम 3 लीड का उपयोग करते हैं, 3 वायर लेते हैं, 3 लीड का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, 3 लीड का यूज किया जाता है, जिसमें से एक लगा देते हैं राइट, यहाँ पे राइट लिम्ब पे, फिर एक लेफ्ट लिम्ब पे, और एक लगा देते हैं लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे यानी एड़ी पे। एक लगा देते हैं राइट लेफ्ट रिस्ट पे, रिस्ट इसको रिस्ट बोलेंगे ना, कलाई पे। एक लगा देते हैं लेफ्ट रिस्ट पे, एक लगा देते हैं राइट रिस्ट पे, और एक लगा देते हैं लेफ्ट एंकल पे। तो कितने वायर होते हैं? लीड यानी वायर, जिसमें से 2 ऑन ईच रिस्ट। अब ईच रिस्ट, रिस्ट यानी कलाई। अब रिस्ट तो 2 ही होती है ना आपके पास, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। और एक वायर लगा देते हैं कहां पे? 1 ऑन लेफ्ट एंकल, एंकल मतलब समझते हो ना, लेफ्ट एंकल एड़ी पे, एंकल मतलब एड़ी पे। हम लोग सॉक्स पहनते हैं ना, बोलते कौन सा सॉक्स चाहिए, बोलते एंकल लेंथ वाला। एंकल लेंथ मतलब यहीं तक का, बोलो क्लियर है ना? तो यानी एंकल मतलब एड़ी वाला, एंकल मतलब एड़ी पे, एक एड़ी पे लगा देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड ईसीजी चाहिए, जैसे मान लो हम लोगों का ईसीजी कराया जाए, अब जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब मेरा ईसीजी हुआ, मेरा ईसीजी हुआ था, तो मेरा स्टैंडर्ड ईसीजी हुआ था, जानता है इसको कोई अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लो मैं 50 साल 65 साल का हो जाऊं, 60 साल का हो जाऊं, और तब मैं हर हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, तब पता है मेरा ईसीजी कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, डिटेल वाला होगा, डिटेल्ड ईसीजी होगा, जिसमें मेरे को कम से कम 10-20 वायर लगाए जाएंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। फिर उससे क्या होगा? उससे ये पता लग जाएगा कि मुझे कोई हार्ट ट्रबल तो नहीं है। पता लगा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हेल्थ कंपनी का नुकसान हो जाए, तो कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी? और अगर उसको पता भी लग जाएगा मुझे हार्ट ट्रबल है, तो मेरा हार्ट भी इंश्योरेंस करेगी। अगर हार्ट इंश्योरेंस करेगी तो ये उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम, प्रीमियम जो होता है वो ज्यादा देगी। बताओ, ज्यादा लेगी ना प्रीमियम। मान लो मेरा अभी 20,000 रुपए लग रहा है, तब मेरा लगेगा 40,000 रुपए, क्योंकि उसको पता है इस बंदे को आगे हार्ट डिजीज होगी, एडमिट होगा, तो हमसे क्लेम ले लेगा। अगर हमसे क्लेम लेगा तो क्यों ना इससे ज्यादा पैसे ले लूं। सही है कि नहीं है? तो ऐसे होता है। तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी है, लेकिन डिटेल में एडिशनल लीड्स लगाए जाते हैं कहां पे? चेस्ट और बैक रीजन में। ठीक है ना? मैं यहां पे लिख देता हूं, एडिशनल additional leads are attached, additional leads are attached on chest and back muscles, back मतलब यहां पे, chest and back muscles to get detailed ECG, to get detailed ECG। डिटेल्ड ईसीजी प्राप्त करने के लिए आपको एडिशनल लीड्स लगाने होंगे कहां पे? चेस्ट और बैक रीजन में, चेस्ट और बैक रीजन में एडिशनल लगाने पड़ेंगे। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गिवन है। Additional leads are attached on chest and back muscle to get detailed ECG। आपको अगर डिटेल्ड ईसीजी चाहिए तो एडिशनल लीड्स लगाने होंगे। तो एडिशनल लीड्स लगाने होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, क्या ईसीजी से हार्ट बीट का पता किया जा सकता है? यस सर, पता किया जा सकता है। बाय सीइंग या बाय स्टडीइंग ईसीजी ग्राफ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द हार्ट बीट रेट ऑफ द पर्सन। अगर हम किसी भी व्यक्ति का ईसीजी देख लें तो हार्ट बीट रेट पता कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का ईसीजी देख लें तो उस व्यक्ति का हार्ट बीट रेट आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितनी हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, समझो मेरे पास अगर मान लो 60 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिला, तो मेरा कितना हार्ट बीट रेट है? 60। 1 मिनट में अगर हम काउंट कर लें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस कितने मिल रहे हैं आपके ईसीजी में, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी हार्ट बीट रेट क्या है। मतलब ईसीजी नॉट ओनली गिव्स द
information about the cardiac activity but also gives the information about heartbeat rate of the person. सही है, बढ़े आगे। ईसीजी सिर्फ हमें हार्ट की कार्डियक इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, बल्कि उसको क्या देता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो ये पी ऊपर चला गया, या क्यूआरएस और ऊपर चला गया, या क्यूआरएस नीचे चला गया, या टी ऊपर चला गया, या टी नीचे चला गया, इसी से पता लग जाता है कि हम स्वस्थ है कि अस्वस्थ, हमारा हार्ट सही है कि नहीं, हमारे हार्ट का हाल सही है कि नहीं है, कि हाल बुरा है। सही है ना, हाल बुरा है कि बेहाल है, इसका पता लगाने के लिए आपको ईसीजी की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि होता क्या है, अगर बेहाल है तो हो सकता है ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, एसटी ऊपर चला गया, एसटी नीचे चला गया, और पीक्यू ऊपर चला गया, पीक्यू नीचे चला गया, ठीक है ना। एनी डेविएशन इन द ईसीजी, हम सबका ईसीजी जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, हम सबका ईसीजी सेम आएगा। क्यों? वी आर नॉट अ पेशेंट, हम पेशेंट नहीं है, वी आर हेल्दी पर्सन। तो मोर और लेस हमारा ईसीजी लगभग सेम आता है। अच्छा, क्यों लगभग बोला मैंने? क्योंकि हो सकता है लीड किसी ने यहाँ लगा दिया, किसी ने लीड यहाँ लगा दिया, किसी ने इधर लगा दिया। तो लीड, अगर लीड सेम जगह लगा है तो हमारा ईसीजी का ग्राफ भी कैसा आएगा? ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है ना। देखो, ईसीजी ऑफ द पर्सन, ईसीजी ऑफ ऑल द पर्सन, ईसीजी ऑफ ऑल द पर्सन, all the person is almost same, is almost same. Depends upon लीड अटैचमेंट, केवल डिपेंड करता है लीड अटैचमेंट पर। यदि ईसीजी में किसी प्रकार का डेविएशन आ रहा है, यदि ईसीजी में किसी प्रकार का डेविएशन आ रहा है, डेविएशन आए, जैसे मैं बोलता हूं पी ऊपर चला जाए, या क्यूआरएस ऊपर चला जाए, या तो नीचे आ जाए, या फिर टी ऊपर चला जाए, या तो टी नीचे आ जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं हो गया, अगर मान लो ऐसा हो गया, टी ऊपर चला गया या फिर टी नीचे आ गया, तो फिर इसका मतलब कि डेविएशन आ गया। अगर डेविएशन आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हार्ट प्रॉब्लम है। यदि ईसीजी में किसी प्रकार का डेविएशन आए, जैसे पी ऊपर चला जाए, क्यूआरएस जो है ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, टी ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, तो ये हार्ट डिजीज, हार्ट या कार्डियक डिजीज को दर्शाता है, हार्ट या कार्डियक डिजीज को दर्शाता है या इंडिकेट करता है, हार्ट या कार्डियक डिजीज को इंडिकेट करता है। इसी को देख करके डॉक्टर्स को हार्ट का हाले दिल पता लगता है, हाले दिल, है ना। तो डॉक्टर को इसी से आपका हाले दिल पता लगता है कि आपका हाले दिल क्या बयां कर रहा है, समझे। तो ईसीजी में किसी प्रकार का डेविएशन आ जाएगा तो डॉक्टर साहब हाले दिल जान जाएंगे, जो कोई नहीं जान पाएगा। जिसकी वजह से आपका दिल का हाल खराब है शायद वो ना जान पाए, लेकिन डॉक्टर साहब जान जाएंगे। हाँ, उसका ईसीजी करोगे नॉर्मल आएगा। इससे पुष्टि होती है कि ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ है, ये सब छल है, छल, मोह माया है ये सब। आप स्वस्थ रहते हो अंदर से, आपको लगता है आप अस्वस्थ हो गए हो, नहीं, स्वस्थ रहते हो। जितना हार्ट टूटेगा उतना मजबूत होगे, मेरी तरह। बहुत बार टूटा, मम्मी मरी तो टूटा, पापा मरे तो टूटा, मैं मरूंगा तो टूट ही जाएगा, और बहुत सारे। गर्लफ्रेंड हमने बहुत बनाई नहीं, लेकिन जो नहीं बनाई थी, बहुत नहीं बनाई ना। अरे सुनो तो, क्यों लाइव रिकॉर्डिंग चल रही, क्यों मटिया पलेट करने तुमने। और जिससे बनाई थी वो एस्टेब्लिश हो गई, उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया, है ना। ऐसा ही होता है, नहीं धोखा किसी ने नहीं दिया,
अंडरस्टैंडिंग थी भाई, उसको लाइफ में बहुत आगे जाना था और मैंने सपोर्ट कर दिया, बस खत्म काम। हर चीज क्यों पूछ लेते हैं, हर चीज क्यों पूछने लगती हो जबरदस्ती। ईसीजी में किसी प्रकार का डेविएशन आए तो क्या हो जाएगा, हार्ट या कार्डियक डिजीज को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, हार्ट या कार्डियक डिजीज को इंडिकेट करता है। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, द एंड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, द एंड ऑफ टी वेव, the end of T wave indicates the end of सिस्टोल। टी वेव का खत्म होना सिस्टोल के खत्म होने को दर्शाता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। टी वेव का खत्म होना सिस्टोल के खत्म होने को दर्शाता है। टी वेव का खत्म होना किसको दर्शाता है कि सिस्टोल इज फिनिश्ड। हाँ, एक बात और बता रहे थे अभी, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ, बता दिया है अभी नहीं, लिखाया नहीं है। बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ QRS complexes, by counting the number of QRS complex we can get idea about, किसके बारे में आइडिया मिल जाएगा, get idea about heartbeat, by counting the number of QRS complex in 1 minute, ये भी जोड़ दो, by counting the number of QRS complex in 1 minute, 1 मिनट में हार्ट बीट निकलेगी ना, 1 minute we can get idea about heartbeat of the person, heartbeat of the person, heartbeat of the person, heartbeat of the person, हार्टबीट ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन की हार्टबीट पता लग जाएगी, राइट। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर आप ईसीजी 1 मिनट में देख लेते हो और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर गिन लेते हो तो आपको किसका आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा हार्टबीट का, आपको आइडिया लग जाएगा हार्टबीट का। कंफर्म, क्लियर, बढ़े आगे। देखो कह रहा है यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन ऑफ ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। उन्होंने कहा कि आपने टीवी पे देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, तभी मैंने प्रेरणा और राहुल वाली बात कही थी, ठीक है ना। और उस शो में देखा होगा कि एक पेशेंट है जिसको जोड़ रखा गया है, कहां से, मॉनिटर मशीन से। दैट शो द वोल्टेज ट्रेसेस ऑफ द स्क्रीन, आपको दिखता होगा स्क्रीन पे कि ऐसे ऐसे वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज ट्रेस दिख रहा है आपको। एंड मेक्स द साउंड पीप पीप पीप, और जब मर जाता तो पीप, है ना। एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि पर्सन का कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट रुक गया है, तो देखा होगा वो आयरन जैसा होता है, दो उसको छुआते हैं ऐसे, डीफाइब्रिलेटर बोलते हैं, डीफाइब्रिलेटर, उसको ऐसे छुआते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब एकदम फेल हो जाते हैं। उधर फोन चला जाता है प्रेरणा को लंदन जाने वाली फ्लाइट पे, लंदन जाने वाली फ्लाइट रुक जाती बीच में, है ना। प्रेरणा लैंड होती है और वापस आती है, जहां 2 बार कहा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुरंत वो मशीन फेल हो गई, डीफाइब्रिलेटर, डॉक्टर साहब फेल हो गए, जो कि इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, वेदांता वाले थे, है ना, इतने बड़े वाले थे जिनकी फीस थी सबसे महंगी, वो फेल हो गए। लेकिन आप प्रेरणा के 2 बार धक्का मारने सही हो गया। हाँ तो चलो, दिस मशीन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या था,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा, और ये जो आपको मिला था वो क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी जो आपको मिला था वो था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल जानकारी आपको मिलती है कब? कार्डियक साइकिल के दौरान। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, देखो स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, कह रहा है जो आपकी एनसीईआरटी में शो किया गया है, ये देखो पी, क्यू आर एस और टी। तो जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है जो कि एनसीईआरटी के फिगर 15.3 में शो किया गया है, इस ये पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द कितने लीड से? 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 ऑन ईच रिस्ट एंड द थर्ड ऑन द लेफ्ट एंकल। बताया था ना, एक इधर एक इधर एक इधर और एक बाई एड़ी पे, राइट। फिर उसके बाद दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर, उसके बाद लगातार स्टडी की गई तो आपको हार्ट एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिल गई। कह रहा अगर आप डिटेल चाहते हो, डिटेल यानी बूढ़े बुजुर्ग लोगों में तो डिटेल चाहिए, तो डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, चेस्ट एंड बैक रीजन। मैंने बताया था चेस्ट एंड बैक, यहाँ पे भी लगाते हैं चेस्ट एंड बैक, देखा भी होगा आपने, बड़ा कॉमन सा लिखा हुआ है। हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। हमने जो आपको पढ़ाया वो केवल और केवल स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ाया है। हर एक पीक ईसीजी का आपको आइडेंटिफाई कर रहा है एक लेटर से, जैसे पी से लेकर के टी तक, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, करस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हर एक पीक आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है, कहना चाहता है हर एक पीक आपको हार्ट की कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है। जैसे पी वेव आपको जानकारी दे रहा था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक्साइटेशन मतलब एक्टिविटी, या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर उसका सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। और मैंने फिगर से दिखाया था, ऐसे एरो बनाया था ना, ये देखो, ये देखो, नहीं सॉरी, इसके पहले वाला, ये दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ रहे हैं, आरिकुलर सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किल, ये देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या ऑर्किल एक ही चीज होती है, या फिर बताया गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यूआरएस आपको जानकारी दे रहा था किस चीज की? क्यूआरएस हमें जानकारी दे रहा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जानकारी दे रहा था किस चीज की? रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था क्यू से ही, तभी तो बोला था क्यू आर एस। ठीक है। अच्छा, टी वेव रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अरे नॉर्मल स्टेट मतलब रिलैक्सेशन, उसी को बोला था रीपोलराइजेशन। अच्छा, ये अभी अभी लाइन लिखाई थी, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, लिखाया था ना अभी। टी वेव का खत्म होना सिस्टोल के खत्म होने को दर्शाता है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स इन अ गिवन टाइम, गिवन टाइम मतलब 1 मिनट में, तो वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब 1 मिनट में क्यूआरएस गिन लें तो आपको आपके हार्ट की बीट रेट पता चल जाएगी, आपके हार्ट बीट रेट पता चल जाएगी। Since ECG obtained differ individual have roughly the same shape of given lead configuration। बोलते वैसे तो सबका थोड़ा थोड़ा हल्का 19-20 डिफर होगा, लेकिन फिर भी सबका सेम आता है क्योंकि लीड कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। फिर कह रहा है एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आ गया यानी क्यू का ऊपर जाना, क्यूआरएस का ऊपर जाना, क्यूआरएस का नीचे जाना, पी का ऊपर जाना, पी का नीचे आना, टी का ऊपर जाना, टी का नीचे आना, ये आपको क्या करेगा? ये शेप आपको इंडिकेट करेगा क्या? एबनॉर्मलिटी या डिजीज की। और इसी से डॉक्टरों को क्या पता लगता है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। डॉक्टरों को आपके हार्ट की सही जानकारी होती है। ठीक है, ये हो गया फिनिश, कंफर्म। डबल सर्कुलेशन में बता चुका हूं, लेकिन हाँ ये बताना है, कल यहां से टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, क्या? स्ट्रिक्टली और फिक्स रूट वाला, स्ट्रिक्टली और फिक्स रूट वाला, उसमें अनस्ट्रिक्टली भी था और रैंडम रूट भी था। स्ट्रिक्टली और फिक्स रूट वाला यानी क्या? ब्लड हमेशा बहता है स्ट्रिक्ट और फिक्स रूट में। किस में बहता है? ब्लड वेसल्स में। फिक्स है कि इस तरफ जाएगा तो इस तरफ ही जाएगा, हेडिंग डालिएगा ब्लड वेसल्स। डबल सर्कुलेशन पढ़ा चुका हूं और लेकिन ब्लड वेसल अभी नहीं पढ़ाया, हेडिंग डालिए ब्लड वेसल्स। रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिनी।
ब्लड वेसल या रक्तवाहिनी। देखो आपको पता होगा एक तरफ होती है आर्टरी, अच्छा आर्टरी और वेन बाहर से देखने में एक ही डायमीटर की है, लेकिन किसका अंदर का ल्यूमेन ज्यादा है? किसका ल्यूमेन ज्यादा है? ये है वेन और ये है आर्टरी। ये है आर्टरी। आर्टरी को धमनी कहते हैं, आर्टरी को धमनी कहते हैं और वेन को सिरा कहते हैं। और दोनों के बीच में क्या होती है? दोनों के बीच में ब्लड कैपिलरी होती है। क्या होती है? ब्लड कैपिलरी। दोनों के बीच में ब्लड कैपिलरी होती है, बिल्कुल पतली पतली, ठीक है ना। इसकी जो दीवार होती है ऐसे पतली पतली, उसकी बनी होती है लेयर की। तो आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन कैपिलरी कहलाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिलरी। केसिकाएं। इसका ल्यूमेन आप देख पा रहे हो, इसका ल्यूमेन कैसा होता है? ज्यादा होता है कि कम? कम होता है। इसकी तुलना में देखो ल्यूमेन कम है, इसकी तुलना में ल्यूमेन कम है। और यहां का ल्यूमेन देखो, ल्यूमेन यानी आंतरिक व्यास, जो आंतरिक स्थान है वो ज्यादा होता है। किसका ल्यूमेन ज्यादा दिख रहा है? वेन का। किसका कम दिख रहा है? इसका मतलब पता है, पूरे शरीर में वेन में ब्लड ज्यादा है कि आर्टरी में ब्लड ज्यादा है? वेन में ब्लड ज्यादा है ना। आर्टरी और तुलना में कहां पे ब्लड ज्यादा है? वेन में ज्यादा है, क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा है उसका, तो इसमें ज्यादा ब्लड आता है, ठीक है ना। हैव मोर ब्लड लिख देते हैं, हैव मोर ब्लड, क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा है। इसका हैव लेस ब्लड, और इसमें कैसा ब्लड भरा होता है? ऑक्सीजनेटेड। बोलो। और यहां कैसा भरा होता है? डीऑक्सीनेटेड भरा होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। अच्छा शरीर में सबसे ज्यादा पता है कैपिलरीज होती है, शरीर में सबसे ज्यादा कैपिलरीज होती हैं, मैक्सिमम इन बॉडी, मैक्सिमम इन बॉडी सबसे ज्यादा यही होती है, क्योंकि ये सबसे पतली होती है, इसीलिए ये सबसे पतली होती है, इसीलिए संख्या में सबसे ज्यादा होती है। आर्टरी में ब्लड ज्यादा होता है कि वेन में? वेन में, क्योंकि उसका ल्यूमेन ज्यादा है। अच्छा चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसमें 3 वॉल होती है, 3 वॉल होती है, 3 लेयर। आउटर, मिडिल और इनर। देखो एनसीईआरटी भी लेके चलो। ब्लड फिक्स रूट में जाता है, ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन्स होती हैं। बेसिकली आर्टरी और वेन्स 3 लेयर की बनी होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम, जिसे ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं। बीच में होती है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, और बाहर वाली होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर। तो बाहर क्या है? फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन फाइबर। फाइब्रस टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर, ताकि मजबूती मिल सके, ताकि फटे ना प्रेशर के कारण, क्योंकि दोनों बड़े स्ट्रांग होते हैं।
अच्छा, फिर बीच वाला होता है स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर। स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर, लचीलापन देने के लिए इलास्टिक फाइबर। और इनर वाली होती है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एंडोथेलियम की बनी हुई, थिन स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी हुई, थिन स्क्वैमस एंडोथेलियम। इस वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको बोलते हैं बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका, ट्यूनिक मतलब लेयर, ट्यूनिक मतलब लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली है इसलिए मीडिया, और ये अंदर वाली है इसलिए ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना भी बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना भी बोलते हैं, या इंटरना भी कहते हैं, इंटीमा या इंटरना। एनसीईआरटी ने इंटीमा लिखा है, वैसे आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो इंटरना भी लिखा मिलेगा, इंटीमा या इंटरना। अच्छा, ये जो लेयर होती है ये वाली, ये आर्टरी में थिक होती है, आर्टरी में थिक होती है और वेन में थिन होती है। आर्टरी में थिक होती है, वेन में थिन होती है, इसी कारण तो देखो इसकी इसकी मोटाई ज्यादा है, ये देखो इसकी मोटाई ज्यादा है इसीलिए इसका ल्यूमेन कम है। यहां देखो ये पतली होती है, आप ये पीला वाला लेयर देख रहे हो ना, ये ट्यूनिका मीडिया है। अब देखो किसका ट्यूनिका मीडिया मोटा है, देख के बताओ किसका ट्यूनिका मीडिया मोटा है, आर्टरी का, इसीलिए इसका ल्यूमेन कम। और इसका देखो ट्यूनिका मीडिया जो होता है पतला होता है, इसलिए इसका ल्यूमेन ज्यादा, लिख दिया है। समझे? कल टेस्ट किया कब? देखो जैसे और किसका ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है, आर्टरी का, इसीलिए उसका अंदर का जो ल्यूमेन है वो कम होता है, इसीलिए आर्टरी में कम ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है ना? रफली जहां तक मुझे याद है 16%, 16% के करीब टोटल बॉडी का ब्लड का 16% के करीब कहां रहता है, आर्टरी में, और 64% के करीब ब्लड रहता है वेन में, बाकी कैपिलरी वगैरह में, है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, कैपिलरी, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया भी इसी का होता है, जो चीज जितनी छोटी उसका सरफेस एरिया उतना
ज्यादा, तो यहां लिख लो मैक्सिमम होता है बॉडी में और मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है। मैक्सिमम सरफेस एरिया आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसी का होता है। मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया। मैक्सिमम सरफेस एरिया। सर कैपिलरी में कितनी दीवार होती है? एक। कैपिलरी में एक ही दीवार होती है। आप इसमें कैपिलरी में कंफ्यूज मत हो, कैपिलरी में कितनी दीवार होती है? एक। अब सवाल ये होता है कौन सा, ये नहीं, ये नहीं, केवल ये। कैपिलरी में हमने पढ़ा भी एंडोथेलियम की बनी होती है, बोलो। तो कैपिलरी में क्या होती है, मैं लिख देता हूं नोट करके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिख दे रहा हूं। कैपिलरी इज सिंगल लेयर्ड, कैपिलरी इज सिंगल लेयर्ड, कैपिलरी होती है सिंगल लेयर्ड। कैपिलरी में तीन दीवार नहीं होती, एक ही दीवार होती है, एंड दैट इज ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा। अब ट्यूनिका इंटीमा मतलब कौन सी? एंडोथेलियम, केवल एंडोथेलियम होती है, दैट्स ऑल। कैपिलरी में बाहर की दो दीवारें एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि कैपिलरी को सप्लाई करना होता है ब्लड, किसको? टिश्यू को या सेल को, याद करो। सेल या टिश्यू को सप्लाई करना होता है। आपको बताया था, ये मान लो सेल है, अब सारा लेन देन किसके बीच, इसके इसके बीच कौन करेगा? सारा लेन देन इसके इसके बीच कौन करेगा? कैपिलरी ही करती है। इंपॉर्टेंट चीजें ले लेगी, दे देगी, और वेस्ट चीजें ले लेगी। इंपॉर्टेंट चीजें यहां से यहां दे देगी और वेस्ट चीजें ले लेगी। क्या ये पढ़ाया था मैंने आपको? यस सर। इसीलिए उसकी दीवार मोटी नहीं हो सकती, उसकी दीवार काफी पतली होगी। केवल तीन ही लेयर, तीन लेयर नहीं होगी वहां, एक ही लेयर होगी। वो भी कौन सी? सबसे अंदर वाली, क्योंकि ये सबसे पतली है इसलिए। अगर पतली है तो लेन देन आसान की मुश्किल? आसान होगा। चलो, चलो फिनिश्ड। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? राइट। सबसे ज्यादा ब्लड किसमें है? हाँ। सेल के कांटेक्ट में कौन सी रहेगी? आर्टरी और वेन के बीच में क्या पाई जाती है? कैपिलरी। सही है ना, कई बार बताया भी है। देखो एक बार पढ़ा देते हैं इससे। ब्लड स्ट्रिक्ट और फिक्स्ड रूट में जाता है, कहां पे? ब्लड वेसल्स में। आर्टरीज और वेन्स दो होती हैं। बेसिकली हर एक आर्टरी और वेन तीन लेयर की बनी होती है। देखो कैपिलरी तीन लेयर की नहीं होती, आर्टरी और वेन तीन लेयर की होती है। तो कह रहा है सबसे अंदर की तरफ होता है स्क्वैमस एंडोथेलियम, स्क्वैमस एंडोथेलियम, क्योंकि अंदर है तो एंडोथेलियम, बाहर होता तो एपिथेलियम। ठीक है ना। नाम है ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं। बीच में होगा क्या? स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर। और ये वाली लेयर सबसे मोटी होती है आर्टरी में, पतली होती है वेन्स में। इसलिए आर्टरी का ल्यूमेन कम और वेन का ल्यूमेन ज्यादा। इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और उसके बाद क्या होगा? एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, इसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली पतली होती है, कहां पे? वेन्स में। किसकी तुलना में? आर्टरी की तुलना में, इसीलिए उसका ल्यूमेन ज्यादा और आर्टरी का ल्यूमेन कम। ये पढ़ा चुका हूं मैं। देखो आपको दो दो चीजें पढ़ाई थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हाँ, एक चीज अभी नहीं पढ़ाई, वो मैं बता दे रहा हूं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और कोरोनरी सिस्टम। हेडिंग डालिएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम।
देखो पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जो एक ऑर्गन से स्टार्ट हो दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो, जो एक ऑर्गन से स्टार्ट हो और दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो, उसे पोर्टल सिस्टम कह सकते हैं। या फिर जो कैपिलरी से स्टार्ट हो और कैपिलरी पर खत्म हो, उसे भी पोर्टल सिस्टम कह सकते हैं। या फिर जहां पर एक ऑर्गन से ब्लड पहले किसी और ऑर्गन में जाए और तब जाकर के वो कहां जाए, हार्ट में। पहले किसी और ऑर्गन में जा रहा है फिर हार्ट में जा रहा है। जनरली होता क्या है, ऑर्गन का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में चले जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला, एक ऑर्गन से ब्लड दूसरी ऑर्गन में जा रहा है, देखो एक ऑर्गन से ब्लड दूसरी ऑर्गन में जा रहा है और फिर हार्ट में जा रहा है। या एक अगर कहीं ऑर्गन है तो कैपिलरी में होगी, वहां एक कैपिलरी से स्टार्ट हो दूसरी कैपिलरी पे फिनिश हो। स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गन फिनिश ऑन द ऑर्गन, स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी फिनिश ऑन द कैपिलरी। या फिर ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जा करके पहले किसी ऑर्गन में जाए, तब फिर उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम की तीन परिभाषाएं हैं, ऑर्गन से स्टार्ट हो ऑर्गन पे फिनिश हो, कैपिलरी से स्टार्ट हो कैपिलरी पे फिनिश हो, या फिर एक ऑर्गन से डायरेक्टली ब्लड हार्ट में ना जा करके पहले किसी दूसरे ऑर्गन में जाए और तब हार्ट में पास हो। जैसे यहां पर एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन है कि नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र एक ऑर्गन है, ठीक है। और यहां से जा रहा है लिवर में, कहां जा रहा है, लिवर में। और देन लिवर से कहां जा रहा है, हार्ट में। लिवर से कहां जा रहा है, हार्ट में। तो इस तरह के सिस्टम को मतलब पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि लिवर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक। लिवर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हिपैटिक। तो देखो यहां का ब्लड यहां पे गया फिर जाके हार्ट में गया, इस वाले को बोलते हैं, जब यहां का ब्लड यहां जाता है तो उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। और जब यहां से यहां जाएगा तब इसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। कौन सा वेन, हिपैटिक वेन। तो एक हिपैटिक पोर्टल वेन और एक हिपैटिक वेन, यही होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया अभी, दिस होल सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये पूरा पोर्टल सिस्टम क्या कहलाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दिस होल सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों, क्योंकि बीच में लिवर इन्वॉल्व हो गया। और पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया कि एक ऑर्गन से स्टार्ट हो दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो और फिर तब जाकर के हार्ट में ब्लड जाए। और जो यहां से ब्लड लेके जा रही है उसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, और जो लिवर से हार्ट तक ले जा रही है उसको हिपैटिक वेन बोलते हैं। अच्छा, लिवर का क्या काम है, यूरिया बनाना। लिवर का क्या काम है, यूरिया बनाना। तो पता है सबसे ज्यादा यूरिया यहाँ होता है। सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होता है बताओ, क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया, आपके आंसर में होगा। यहाँ पर यूरिया की मात्रा मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि लिवर यूरिया बना देगा और यूरिया बना के यहाँ उड़ेल देगा, उड़ेल देगा तो यहाँ पे होती है। और ये भी बताऊंगा कि सबसे कम यूरिया कहाँ होता है, अगले चैप्टर में, एस्क्रीटरी सिस्टम में। हाँ, रीनल वेन में। कहाँ हो जाता है, रीनल वेन में, क्योंकि रीनल वेन से यूरिया निकल चुका होता है, इसलिए सबसे मिनिमम होता है। हिपैटिक वेन में मैक्सिमम और रीनल वेन में मिनिमम। तो रीनल वेन अगर अपन अलग चैप्टर में लिखेंगे, यहाँ याद रखो कि इसमें मैक्सिमम यूरिया होता है। मैक्सिमम यूरिया यहीं पे होता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, लिवर में। ये हो गया आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और एक बात बिल्कुल लिख लो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सभी वर्टिब्रेट्स में आएगा। किसमें पाया जाता है, सभी वर्टिब्रेट्स में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल द वर्टिब्रेट्स। ये यहीं पे लिख देते हैं, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट का मतलब याद होगा फार्मा। सर फार्मा मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, एप्स। बोलो क्लियर। मतलब आपके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है कि नहीं है? एम्फीबिया के पास होता है कि नहीं होता है? होता है। रेप्टाइल के पास होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स है। इट इज कॉमन इन ऑल द वर्टिब्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन, कॉमन इन ऑल द वर्टिब्रेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन।
मैक्सिमम यूरिया कहां पाया जाता है? हिपैटिक वेन में, और मिनिमम होता है रीनल वेन में। वो अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर एंड कॉल्ड एज, बस इतना ही लिखा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से ब्लड लाती है? देखो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर तक, बिफोर इट डिलीवर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट में डालने से पहले, हार्ट में डालने से पहले। अब आया एक कोरोनरी सिस्टम, एक आया कोरोनरी सिस्टम। ये क्या है? कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। दिस इज सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। अच्छा, हार्ट सबको ब्लड पंप कर रहा है, क्या उसको खुद भी ब्लड की जरूरत नहीं है? मम्मी सबके लिए खाना बनाती है, क्या मम्मी के लिए खाने की जरूरत नहीं है? मम्मी के लिए भी खाने की जरूरत है ना? तो यानी क्या होगा, ये सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसको खुद को भी तो ब्लड की जरूरत है, ठीक है ना? तो कैसे? ये हार्ट है, यहां से पाइपलाइन निकली और ये खुद को सप्लाई कर दी, कहीं पे भी सप्लाई कर दो, ये खुद को सप्लाई कर दी, यहां से ब्लड निकला, खुद को सप्लाई कर दिया। एक अलग से अलग कनेक्शन होता है जो खुद की दीवार को सप्लाई कर देता है। ये देखो, हार्ट से निकलता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी यहां से खुद को सप्लाई कर दिया है। ये इसकी दीवार को सप्लाई कर रहा है, हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल को सप्लाई कर रहा है, हार्ट के अंदर नहीं आएगा, हार्ट मसल को सप्लाई करेगा और यहां से वापस भी लाएगा। और जो यहां से वापस लाएगा उसको क्या बोलेंगे? जो यहां से वापस लाएगा, मान लो यहां वापस ला रहा है, उसको बोल देंगे कोरोनरी वेन। जो वापस ला रहा है यहां से, उसको कोरोनरी वेन बोल देंगे। दिस इज कोरोनरी वेन। कभी कभी क्या हो जाता है, जो लोग ज्यादा फैट वगैरह खाते हैं उनमें यहाँ पे जाके थक्का जम जाता है। यहाँ पे देयर इज डिपोजिशन ऑफ, बहुत ज्यादा फैट खाते हैं तो फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम आयन प्लस फाइबर्स, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना? तब क्या हो जाता है, इस डिजीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और इस तरह की रोग को बोलते हैं, इससे क्या हो जाता है, जो हार्ट की मसल में सप्लाई है वो इनएडुकेट हो जाती है, कम हो जाती है। सप्लाई इन हार्ट मसल, सप्लाई इन हार्ट मसल रिड्यूस, घट जाएगी, हार्ट मसल को जो सप्लाई है वो घट जाएगी। और इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफारेक्शन, एमआई बोलते हैं, एमआई मायोकार्डियल इंफारेक्शन। हार्ट अटैक का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इंफारेक्शन। और सुनो,
जब यहाँ पे ये थक्का जम गया तो इस रोग को पता है और क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस को ही बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कैड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पे कैड का फुल नेम लिख देते हैं। कैड मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस का दूसरा नाम होता है कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखो थक्का जम जाने को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन जब उस थक्का जमा रहे उसका इलाज ना कराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसका इलाज नहीं कराते तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफारेक्शन। बाईपास कर देंगे। बाईपास सुना है? अब यहां से आपके पैर की कोई नस काट लेंगे। पैर में बहुत तमाम नसें हैं जो फालतू की हैं, मसल को सप्लाई कर रही हैं। अरे भाई इतनी सारी नसें को ये काट लेंगे, एक्स्ट्रा वाली काट करके यहां से आप बाईपास कर देते हैं। अब बताओ, ये रास्ता जाम है, गली से निकल जाएंगे। ये रास्ते पे जाम लगा हुआ है, ये गली से निकल जाएंगे, बाईपास हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। या फिर एक है स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग जैसी, वो अंदर छल्ला डाल देंगे, वो फुलाए रहेगा इसको, है ना। तो क्लियर करने के लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं आपके उसमें है, ठीक है ना, लेकिन क्या नाम है वो उतने थोड़े मोड़े के लिए कारगर है, 10% 20% के लिए। अब लोगों को 50-50 60-60% क्लॉटिंग हो जाती है, तो कहां काम कर पाएगा वो। क्लॉट बस्टर आता है, क्लॉट बस्टर आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक एंजाइम निकालते हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज, वही है क्लॉट बस्टर। स्ट्रिप्टोकाइनेज याद आया? स्ट्रिप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्लॉट को बस्ट कर देता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हो 10-20% तो। अब सोचो किसी को 70% हो गया, बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो सकता, तो क्लॉट बस्टर कहां काम करेगा? राइट है। तो यहीं पे दो डिजीज क्लियर हो गई, तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दो डिजीज और तीन कॉन्सेप्ट। एक तो कोरोनरी सिस्टम क्या होता है वो पता चल गया, कोरोनरी सिस्टम का पता चल गया, साथ में ये भी पता चल गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। थक्का जमने को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसका कंसीक्वेंस क्या होगा कि हमारे हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक को एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इंफारेक्शन। जब हार्ट की मसल को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई ना मिल पाए तब हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट पर अटैक हो गया, हार्ट पर अटैक हो गया तो नाम क्या पड़ा? हार्ट अटैक। फिनिश्ड। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है ए स्पेशल coronary system of blood vessels is present in our body exclusively from the circulation of blood to and from the cardiac muscle। मतलब हार्ट की मसल को ले भी जाएगी
और वापस भी ले जाएगी। तो एक को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी जो ले जाएगी, कोरोनरी वेन जो वापस लाएगी। ठीक है, और ये फिगर वही पुराना वाला है, पढ़ चुके हो ना ये, है ना। और ये देखो बता दिया है अभी मैंने, ये सब बता दिया अभी मैंने, है ना, कुछ छोड़ा नहीं है। अब देखो, अभी अभी मैंने कैड बता दिया है, वहीं पे लगे हाथ, कैड बता दिया। कैड क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, बताया था ना। जिसको क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस। ये देखो, और कैड, और ये लिखा दिया कैड का पूरा नाम। कैड का पूरा नाम यहां लिखा हुआ है ना, स्टार बना दे रहे हैं, यहां पे स्टार बना दे रहे हैं, कैड का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसका नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें वो ब्लड वेसल अफेक्ट हो जाएगी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई कर रही है। इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बताया था। अच्छा, कुछ फैटी चीजें, कुछ कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। फैट मैंने बोला था, लिखा है कि नहीं लिखा है? फैट बोला था ना, जो लोग ज्यादा फैट खाते हैं, लिखा नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है प्लस फैट, ये लो, नहीं 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 चलता। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो, इससे जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन था वो नैरो हो गया था। बस इतने को बोलते हैं कैड। लेकिन जब इस कैड का इलाज नहीं कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा है, जब हार्ट अटैक क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू द अनएडुकेटेड ब्लड सप्लाई। जब हार्ट के मसल को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता तो ना ऑक्सीजन मिलेगी और ना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कमी में हार्ट की मसल्स कमजोर होने लगती है और हार्ट में कचरा ज्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि हार्ट तो काम कर ही रहा है ना, वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहा है और सप्लाई हो नहीं रही है। अच्छा, जैसे हमारे जवान, हमारे जो आर्मी के जवान है, अगर उनको खाना ही ना सप्लाई किया जाए, क्या घंटा लगेंगे वहां जाके, है ना। इसका मतलब क्या होगा? उनको खाने की सप्लाई भरपूर दी जाती है ताकि वो बिल्कुल तैयार रहे। देखो, अगर वो एक थप्पड़ मार देना तो सुसु कर देगा आदमी, इतने इतने स्ट्रांग होते हैं वो लोग, उनकी इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है। कई बार क्या होता है ना, सिलेक्शन के बावजूद भी कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होगा, है ना, ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा भैया, है ना। और वहां पे क्या होता है ना, पनिशमेंट ऐसे दी जाती है, वो बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हाफ रहा हूं, मरने वाला हूं, कहेगा डबल पनिशमेंट, 5 चक्कर मारो, कहेगा 5 चक्कर, अगर उसने जरा भी बहस कर दी अब 10 चक्कर, सर प्लीज माफ कर दीजिए 15 चक्कर, सर प्लीज बहुत तेज दर्द हो रहा है 20 चक्कर। और 20 मतलब काटने हैं आपको, जो आपका सीनियर बोलेगा, क्योंकि वहां ये रूल मतलब रूल, वो खुद भी नहीं तोड़ेगा और आपको भी नहीं तोड़ने देगा, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे भी, हार्ट की मसल को जो सप्लाई हो रही है और खाना मिल नहीं रहा है और हार्ट काम किए पड़ा है, धीरे धीरे उसकी मसल कमजोर हो जाएंगी और खुद हार्ट काम करना बंद कर देगा। नाम पड़ा हार्ट अटैक, हार्ट पर अटैक हो गया, राइट। चलो एक हेडिंग डालो, अब डिजीज एक साथ पहले बता दे। एक है हार्ट फेल्योर, एक है हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेल्योर। हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेल्योर, लगे हाथ हार्ट फेल्योर भी बता दें। देखो ये क्या है, बॉडी को जितना ब्लड सप्लाई करना है, मेरी बात समझिएगा, ये बॉडी है और ये हार्ट है। अब बॉडी को जितना भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है, कर पा रहा है। जितना बॉडी की डिमांड है
उतनी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। मतलब बॉडी में आपको याद होगा 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सप्लाई हो जाता है, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब यहाँ कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, जितनी बॉडी को जरूरत है, आपकी क्या हो गया, हार्ट में जितनी बॉडी को जरूरत होती है, जितनी बॉडी की डिमांड है, जितनी बॉडी की डिमांड है, उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। दैट मीन्स हार्ट फेल हो रहा है अपना काम करने में। बोलो, हार्ट फेल्योर, इसका मतलब हार्ट फेल हो रहा है अपना काम करने में। जितना चाहिए उतना तो देना चाहिए था ना उसको, लेकिन नहीं दे पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हार्ट अपना काम करने से फेल हो रहा है, नाम तो पड़ गया हार्ट फेल्योर। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी लंग्स भी काम करना बंद कर देता है। लंग्स भी काम करना बंद कर देता है। दैट इज, तब इसे बुलाते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी और भयंकर वाला हार्ट फेल्योर, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। अच्छा, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये अंकल फेल हो गए। सुनो, इसका कारण एनसीईआरटी में नहीं दिया, ऐसे नोड के फेल होने से। ऐसे नोड के फेल होने से एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऐसे नोड के फेल हो जाने से हार्ट फेल्योर हो जाता है। ऐसे नोड अपना सही से काम नहीं कर पाता है। अब एक डिजीज होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जिसकी चर्चा हुई थी अभी टीवी वाले सेक्शन में, कार्डियक अरेस्ट। अब होता क्या है, ऐसे नोट तो सही है अभी, ऐसे नोट सही है। अब की बारी क्या हो गया, ए बी नोड। ए बी नोड के फेल होने से। अब जब ए बी नोड फेल हो गया, तो बताओ ए बी नोड से ए बी बंडल में संवेदना नहीं जाएगी, फेल हो जाने से। अब क्या होता है, इससे क्या होगा, ए बी बंडल में इंपल्स नहीं जाएगी, ये देखो क्रॉस मार रहा हूं। ए बी बंडल में नहीं गई तो बंडल ऑफ हिस में नहीं जाएगी, और अगर बंडल ऑफ हिस में नहीं गई तो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में नहीं जाएगी। और अगर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में नहीं गई तो देयर इज नो बीट, नो हार्ट वर्किंग, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट का मतलब होता है काम ना करना। अरेस्ट का मतलब ये नहीं जेल में भेज देना, अरेस्ट का मतलब काम को रोक देना। अरेस्ट का मतलब काम को रोक देना, देख लो। यानी नो हार्ट एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी ही नहीं दिख रही है, हार्ट एक्टिव ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं क्या, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, नो हार्ट एक्टिविटी। जब ऐसे नोड फेल हुआ तो हार्ट फेल्योर हुआ, जब एवी नोड फेल हो गया तो आगे पूरा वेंट्रिकल ही काम करना बंद कर दिया। जब वेंट्रिकल ही काम करना बंद कर दिया तो हार्ट की वर्किंग ही रुक गई। इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट।
देखो क्या लिखा है, हार्ट फेल्योर का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जब हार्ट इज नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली इनफ बीट टू द बॉडी डिमांड, मतलब जितनी बॉडी को जरूरत है उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। कब? जब कंजेशन हो जाता है लंग्स में, मतलब लंग्स भी काम करना जो बंद कर देते हैं, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। ये इसका मेन सिम्टम है डिजीज का। मतलब अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो समझ जाएंगे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हुआ है। अच्छा, हार्ट फेल्योर सेम नहीं होता कार्डियक अरेस्ट के। हार्ट फेल्योर अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब हार्ट का वर्किंग ही रुक गया, जब हार्ट बीट ही स्टॉप हो गई। और हार्ट अटैक भी अलग है, यानी तीन डिजीज अलग अलग थी। एक था जब हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिला हार्ट अटैक, जब हार्ट ने बॉडी को ब्लड नहीं दिया हार्ट फेल्योर, यानी ऐसे नोड फेल हो गया। अच्छा, जब एबी नोड फेल हो गया तो हार्ट ही बंद हो गया। ये दिस इज कार्डियक अरेस्ट। क्या तीनों सेम है कि अलग अलग? तीनों अलग अलग है। समझ आई बात? अब एक आखिरी टॉपिक है छोटा सा, ये हार्ट रेगुलेशन। हार्ट का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। हार्ट इज इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड, इसका मतलब होता है ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट अपने आप ही रेगुलेट होता है, बताया था ना क्यों? क्योंकि ऐसे नोड है। ये लिखा है ऑटो रेगुलेटेड, इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड या ऑटो रेगुलेटेड, इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड। इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड या ऑटो रेगुलेटेड। विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, ये बात बताई थी ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, इसको कोई बाहरी संवेदना नहीं चाहिए। इसका मतलब दैट मीन्स हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेट में होता है, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट इनवर्टिब्रेट में होता है। उसे धड़काने के लिए हार्ट ब्रेन के इंपल्स की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे हार्ट को धड़कने के लिए खुद किसी संवेदना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस में हार्ट बीट को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इमरजेंसी कंडीशंस में हार्ट बीट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखो, इमरजेंसी में हार्ट बीट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
दैट मीन्स हार्ट वर्क इज मॉडरेटेड। हार्ट का वर्क मॉडरेट किया जा सकता है ना, जैसे रेस्पिरेशन को मॉडरेट किया जा सकता था। हार्ट वर्क इज मॉडरेटेड, हार्ट वर्क इज मॉडरेटेड बाई, कौन मॉडरेट करता है? मेडुला। जैसे रेस्पिरेशन को किया था, इसको भी करता है बाई मेडुला। थ्रू द, मेडुला कैसे रेगुलेट करता है? थ्रू एएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अपने आप काम करेगा। कुछ चीजें अपने आप काम करती हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कुछ चीजें अपने आप काम करती हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एएनएस बोलते हैं। ऑटोनॉमस एक में होता है, मेरे पास उधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दी। ऑटोनॉमस एक में लिखेंगे। बताओ मेडुला कैसे चीजों को मॉडरेट करता है, मॉड्यूलेट करता है? मॉड्यूलेट कैसे करता है, चीजों को कैसे बदल देता है? बाई एएनएस। एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अच्छा, एएनएस में भी दो भाग होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो एएनएस में भी दो भाग होते हैं। एक होता है, आ रही है आवाज? ऑन है, ऑन है। अब आ रही है? तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और एनएस मतलब समझ जाओगे नर्वस सिस्टम। और एक इसके पैरेलल होता है, नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो होते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या करता है? ये हार्ट के जो फोर्स है उसको बढ़ा देता है, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है। और ये काम ये करता है किसकी मदद से? ये काम करता है एक हार्मोन की मदद से, जिसका नाम है एड्रीनलिन। इसमें एक हार्मोन काम आता है, एड्रीनलिन।
जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन। आगे पढ़ाएंगे जब हार्मोन पढ़ाएंगे। ये जस्ट इसका उल्टा करता है, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को घटाएगा, कार्डियक आउटपुट को घटाएगा, एचबीआर को घटाएगा, लेकिन ये यहां पर एक दूसरा हार्मोन काम करता है, एंड दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो एड्रीनलिन उल्टा एसिटाइल कोलिन, एड्रीनलिन का उल्टा एसिटाइल कोलिन। तो सिंपैथेटिक करता क्या है? सिंपैथेटिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है। हार्मोन काम आएगा एड्रीनलिन, जबकि पीएनएस क्या करता है? ये सभी चीजों को घटा देता है। जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, एचबीआर यानी हार्ट बीट रेट डिक्रीज, और हार्मोनल एक्टिविटी यहां काम आएगी एसिटाइल कोलिन। इस तरह से एक हार्ट बीट को बढ़ा रहा है और दूसरा हार्ट बीट को घटा रहा है। आपने देखा होगा जब कभी इमरजेंसी होती है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और जब इमरजेंसी चली जाती है तो आपकी धड़कनों को सामान्य कर दिया जाता है। तो बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदार है और घटाने के लिए ये जिम्मेदार है। हाँ, जब पापा गुस्से में होते हैं के बाद तो बढ़ जाता है, बाकी समय क्या हो जाता है? घट जाता है। बढ़े हुए को घटाने का कार्य किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिनिश। दोनों जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? काम को मॉड्यूलेट कौन करता है? मेडुला। एम से मॉड्यूलेट, एम से मेडुला। लेकिन मेडुला भी किसके थ्रू करता है? एएनएस। आओ देखें। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब नॉर्मल हार्ट किसी के अंडर में नहीं है, नॉर्मल तो ऐसे नोड के अंडर में है ना, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल, नाम याद दिला रहे, नोडल टिश्यू, ऐसे नोड। हेंस हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक, मतलब हार्ट हमारा है मायोजेनिक। और मैंने बताया वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक, इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरोजेनिक होता है। इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल न्यूरल सिस्टम होता है या सेंटर होता है, कहां पे? मेडुला में जो मॉडरेट कर देता है, बदल देता है किसको? हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट के फंक्शन को बदल देता है। किसके थ्रू? एएनएस के थ्रू। जब नर्वस सिस्टम आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जब जो भी एएनएस का ही पार्ट था, एएनएस का एक पार्ट था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो बताओ एचपीआर बढ़ा था कि घटा था? हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर गया। अच्छा बताओ, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। अच्छा, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। जब दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, कह रहा ये भी एएनएस का ही पार्ट है, ये क्या करता था? घटाता था। किसको? हार्ट बीट रेट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, या एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट को। एड्रीनल मेडुला का हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है कार्डियक एक्टिविटी को। मैंने एड्रीनल मेडुला का हार्मोन का नाम बता दिया, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जबकि घटाने का काम कौन करता है? ये तो एड्रीनलिन बढ़ाने का काम कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना? एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जल्दी से हेडिंग डालिए, 1 मिनट का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। अच्छा देखो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। तो इस समय जो आर्टरीज पर प्रेशर है वो ज्यादा है कि कम है? आर्टरीज पर प्रेशर ज्यादा है, देखो दिख रहा है प्रेशर ज्यादा है। कितना है हम निकाल लें तो आएगा 120 mmHg। यही होता है हाई बीपी रेंज।
हाई बीपी रेंज, हाई बीपी या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाई बीपी या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जरा सोचो, अगर मान लो हार्ट का रिलैक्सेशन हो जाए, अगर हार्ट रिलैक्स हो जाए तो वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, तो फिर आर्टरी पर प्रेशर कम हो जाएगा, आर्टरी पर प्रेशर कम हो जाएगा। इस समय आएगा 80 mmHg, और इसको बोलते हैं लो बीपी, लो बीपी या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसका रेंज निकालते हैं ऐसे, 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg। और इसको मेजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी वही बीपी ऐसे पुश करते हैं ना, पुश करते हैं, इसमें हवा भरते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। फ्रॉम, कहां से मेजर करते हैं? यहां लगाते हैं, ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, बाहों की आर्टरी से, फ्रॉम ब्रैकियल आर्टरी, लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी, लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल, ब्रैंकियल नहीं, ब्रैकियल, लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी। यदि किसी व्यक्ति का पर्सन का बीपी बार बार नापने पर 140-90 से अबव चला जाए, अबव मिले, तो वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी प्रॉब्लम से सफर करता है। हाइपरटेंशन या हाई बीपी की प्रॉब्लम से, की प्रॉब्लम से सफर है। यानी हाई बीपी किससे होना चाहिए? हाई बीपी की रेंज होती है 140-90 mmHg से ऊपर। अच्छा, अगर हाई बीपी लगातार रहे ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, क्या क्या हो सकता है? ड्यूरिंग हाइपरटेंशन वाइटल ऑर्गन में डैमेज, वाइटल ऑर्गन में डैमेज, वाइटल ऑर्गन ही डैमेज हो जाएंगे। जैसे आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किडनी, लीवर, एसेट्रा, फिनिश्ड। तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल करेंगे नया चैप्टर।